भविष्य निधि के सदस्य की मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभ की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मचारी सेवक बीमा योजना 1976। ये आप स्क्रीन में एक गजट नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें जो न्यूनतम बेनिफिट था 15 फरवरी 2020 से पहले वो अधिकतम 6 लाख रुपए था। 15 फरवरी 2020 से अधिकतम बेनिफिट 7 लाख रुपए कर दिया गया है और न्यूनतम बेनिफिट 2,50,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें कंडीशन ये है कि पैरा 2 का के तहत इसमें कर्मचारी यदि 15 फरवरी 2020 से पहले उसकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती थी, अगर उसने पिछले 12 माह तक एक ही स्थापना में कार्य किया है, तभी न्यूनतम का बेनिफिट 2,50,000 रुपए दे होता था। किंतु इस कंडीशन को अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसमें केवल वर्ड है नियोजन में था। इसका मतलब यह है कि वो एक ही प्रतिष्ठान में हो या मल्टीपल कई प्रतिष्ठानों में हो या कई ठेकेदारों के पास काम कर रहा हो, लेकिन उसने लगातार 12 माह तक काम किया है। लगातार 12 माह तक काम करने का तात्पर्य यह है कि उसमें सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। यदि कोई ब्रेक हो जाता है बीच में तो उस कर्मचारी के परिवार को या नामिती को जो न्यूनतम का बेनिफिट है 2,50,000 रुपए, वो 2,50,000 रुपए दे नहीं होता है। जो वास्तविक गणना की जाती है केवल वो ही दे होता है। तो यहाँ बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारी ने लगातार 12 माह तक काम किया हो। ईडीएलआई का बेनिफिट बहुत सारे लोगों का अनुरोध था कि किस प्रकार से इसकी गणना होती है, कैसे ये बनाया जाता है। तो इस संबंध में जो है एक प्रयास किया है कि एक जो है आपको टेबल बना के दिखाई जाए और ये बेनिफिट किस प्रकार से दे होता है उसके बारे में समझाया जाए। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एम्प्लॉयज ड्यूलिंग इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक मेंबर डमी जो है बनाया है और इस मेंबर की डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1983 की है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 मार्च 2016 और डेट ऑफ लिविंग है 9 अप्रैल 2023। जो ईडीएलआई के खाते का निस्तारण किया गया है वो 24 अप्रैल 2023 को किया गया है। अब ये सदस्यता, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ का कोई मेंबर होता है तो उस पीएफ के मेंबर के जो बेसिक प्लस डीए, यदि किसी की बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपए है, ईपीएफ की मैक्सिमम लिमिट जो है 15,000 रुपए है बेसिक प्लस डीए, तो उस पर जो डिडक्शन होता है एम्प्लॉय का शेयर, जैसे मैंने ये दिखाया है 12%, तो 15,000 का 12% 1,800 रुपये एम्प्लॉय शेयर में गया और 15,000 का 8.33% 1,250 रुपये पेंशन फंड में चला गया कर्मचारी के। तो रेस्ट जो अमाउंट होता है वो एम्प्लॉयर शेयर में चले जाता है। यानी कि ये जो 1,800 रुपये में से 1,250 रुपये घटा दिए गए तो ये 550 रुपये जो है एम्प्लॉयर शेयर है। तो टोटल जो है 2,350 रुपया जो है ये बोथ शेयर है कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 2,350 रुपये कर्मचारी के खाते में जमा होते हैं, जिसको कि ईपीएफ कहा जाता है। और जो पेंशन फंड वाला खाता होता है उसको जो है ईपीएस बेनिफिट कहा जाता है। उसको विड्रॉल बेनिफिट के तहत फॉर्म 10C के द्वारा निकाला जाता है, या जैसा मामला हो, अगर उसकी 10 साल से अधिक की सेवा है तो पेंशन दे होती है। 58 वर्ष सदस्य की आयु हो जाती है तो उसके उपरांत जो है सुपर एनुएशन पेंशन दे होती है। और 58 वर्ष से पूरी यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को टेबल सी के अनुसार विधवा पेंशन के बराबर जो है पेंशन दे होती है, चाहे नामिती हो, विधवा पत्नी, पति, जैसा भी मामला हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक टेबल है, इसमें जो है मेंबर की ये गणना हमने तैयार करी है। इसमें जो है मेंबर जिसकी डेथ हुई है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो 1/3/16 की थी, लेकिन डेट ऑफ डेथ है 9 अप्रैल 2023 को। तो 1 मई 2022 को जो इसका बैलेंस है 2,25,000 रुपया एम्प्लॉय शेयर में और 1,28,000 रुपये एम्प्लॉयर शेयर में। टोटल 3,53,000 रुपये जो है इसका बैलेंस हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि 3,53,000 रुपये जो ये बैलेंस हो गया है, इस 3,53,000 रुपये जो बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है, इसमें इस मई 2022 में काम किया था उसकी वेजेस 15,000 रुपये और इस पर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ शेयर, जैसे कि मैंने बताया था अभी यहाँ डिडक्शन करके 2,350 रुपये। तो टोटल ये 3,55,350 जो है प्रोग्रेसिव बैलेंस बना।
इसी प्रकार हर माह इसका जो है कंट्रीब्यूशन कट के आ रहा है और ये जमा होते जा रहा है। इस दौरान इसने जो है दिसंबर 2022 में एक विड्रॉल लिया था, पीएफ से एडवांस लिया था बीमारी के लिए 36,000 रुपया। तो ये 36,000 रुपये इसके जो है अकाउंट से माइनस भी कर दिए गए हैं। ये प्रोग्रेसिव बैलेंस में आपको दिख रहा है। इस प्रकार इसका जो है पूरे वर्ष भर का प्रोग्रेसिव बैलेंस ये आ गया 42,39,300 रुपये। एक वर्ष का ये प्रोग्रेसिव बैलेंस था, तो इसको 12 से भाग दे दिया। इसका एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस 3,53,275 रुपये आ चुका है। अब 3,53,275 रुपया जो इसका एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस आया, तो उसका 50% इसको पेड करना है। तो ये अमाउंट आया 1,76,638। अब ये किस प्रकार दे होगा, इसको जो है कैलकुलेशन से बताते हैं। इस कर्मचारी की पूरी वर्ष की एवरेज जो वेजेस थी वो 1,80,000 रुपये थी, और इसमें जो है एवरेज वेजेस इसको 12 से हमने भाग दे दिया, तो 15,000 रुपये इसकी एवरेज वेजेज आ गई। अब 15,000 वेजेज एक्चुअल जो है इसकी वेजेज आई है। इस 15,000 वेजेज को हमने जो है 35 टाइम्स, क्योंकि अब जो है 15 फरवरी 2020 से जो पहले 30 गुना दिया जाता था बेनिफिट, अब 35 गुना कर दिया, तो ये 5,25,000 रुपये बन गए। 5,25,000 रुपये ये बने इसके। और उसके बाद इसका जो एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस था 1,76,638, ये इसमें जोड़ दिया, तो 5,25,000 और 1,76,000 7,01,638 रुपये बने, जो कि अधिकतम 7 लाख रुपये पर दे होगा। एडमिशेबल ईडीएलआई अमाउंट बेनिफिट हमने इसको 7 लाख रुपया ऐड किया है, तो ये 7 लाख रुपए का बेनिफिट अधिकतम आ गया है। यदि इस कर्मचारी का आप देख रहे हैं कि इसका बैलेंस जो था, एवरेज बैलेंस 3,53,000 रुपये था। यदि इसका एवरेज बैलेंस कम होता, अगर मान लो 3,53,000 की जगह इसका 5300 ही रुपये अगर बैलेंस होता, उसका बेनिफिट जो है उसको बहुत ही कम हो जाता। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कर्मचारी को अपने पीएफ से कम जो है विड्रॉल करना चाहिए। जहाँ पर कर्मचारी अगर ज़्यादा विड्रॉल करता है तो उसका एवरेज बैलेंस कम हो जाता है, जिसके बाद अगर उस दुर्घटनावश से या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी जो है ये 7 लाख का बेनिफिट ना मिलके कम बेनिफिट मिलता है। तो ये सब विषय को ध्यान में रखना है कि आपको एवरेज बैलेंस जो है बना के रखना है। अपने परिवार की सुरक्षा भी आपके हाथ में है, उनको भी सामाजिक सुरक्षा जो है, अगर दुर्भाग्यवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी थोड़ा सा नुकसान ना हो, उनको भी जो है प्रॉपर बेनिफिट मिले। तो ये ईडीएलआई की गणना है, ये आप देख रहे हैं। इसमें सभी तथ्यों को शामिल कर रहा हूँ। एक एम्प्लॉयर का जो दायित्व होता है उसमें यह है कि उस एम्प्लॉय का जो है पीएफ का कंट्रीब्यूशन है प्रति माह समय से जमा करा दें, और मृत्यु तिथि तक सदस्य ने जो काम किया है कंट्रीब्यूशन उसका जमा कर दें। तो हॉस्पिटल में यदि वो एडमिट हुआ था तो उस डिटेल को भी आपको जो है एक लेटर के माध्यम से क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए, तो उसको भी जो है सबमिशन कर देना चाहिए, जिससे कि मृत्यु तिथि तक उसने अंशदान जमा किया है ये जो है सेटिस्फाई नहीं हो जाता पीएफ डिपार्टमेंट, तब तक बेनिफिट देने में उनको कठिनाई होती है। साथ ही एम्प्लॉयर को चाहिए कि उनका मस्टर रोल भी साथ में लगा दें, जिससे कि और सेटिस्फाई हो जाएं। और जो क्लेम फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो क्लेम फॉर्म आपका सीसीएफ क्लेम फॉर्म भरा जा रहा है 25IF और 10D, वो एक ही कंपोजिट क्लेम फॉर्म है। उस कंपोजिट क्लेम फॉर्म में यदि सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है तो उसमें जो है यश करना है अगर सेवा काल के दौरान हुई है। और सेवा काल के दौरान का मतलब यह है कि कर्मचारी रोल पर था, ये नहीं कि कर्मचारी जो है ड्यूटी के टाइम में डेथ हुई तभी बेनिफिट मिलेगा, वो घर पे भी उसकी डेथ हो जाती तो उसको तभी भी ये बेनिफिट दे होता है। तो इस बात से निश्चिंत रहे कि कर्मचारी को जो है सेवा के दौरान ड्यूटी टाइम में ही अगर डेथ हुई है तभी ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें और अपना पीएफ का फॉर्म जल्द से जल्द जो है जमा करें। यदि कर्मचारी ने जीवन काल में नॉमिनेशन किया था तो नॉमिनेशन का जिक्र जरूर करें, नॉमिनेशन की अगर कॉपी हो तो वो भी संलग्न कर दें। ऑफलाइन क्लेम जमा कर रहे हैं, यदि ऑनलाइन क्लेम जमा कर रहे हैं तो जो भी नॉमिनी है उनके क्लेम फॉर्म स्पेशली सबमिट कर दें। ऑनलाइन जमा हो रहा है तो ऑनलाइन प्रक्रिया से करें, ऑफलाइन जमा हो रहा है तो ऑफलाइन प्रक्रिया से करें। और जैसा भी ये बेनिफिट है ईडीएलआई का या डेथ बेनिफिट है, पहले जो है नॉमिनेशन के आधार पे पेमेंट होती है, उसके बाद फैमिली के आधार पे, फैमिली पर्टिकुलर डेथ के टाइम में जो भी परिवार के सदस्य जीवित थे
उनके सर्वाइविंग मेंबर के आधार पर ही पेमेंट होती है जो जो एलिजिबल हैं। और इस विषय में मेरी पिछली वीडियो भी है कि भविष्य निधि सदस्यों को 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट। इस वीडियो को जरूर देखें और इससे लाभ लें। बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें ब्याज की गणना बताई गई है, आपके यूएन ब्लॉक से संबंधित है, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर ये वीडियो आ रही है। तो आप इन वीडियो को प्रॉपर देखें और इनसे लाभ उठाएं। केवल इनका उद्देश्य आपको जो है लाभ पहुंचाना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट ले सकें। अब यहाँ भी एक चीज़ प्रकाश में आई है कि बहुत सारे कर्मचारी को ईडीएलआई का बेनिफिट जो है पूरा नहीं दिया गया, कम दिया गया। तो एक बार आप जरूर देखें कि जो भी आपको बेनिफिट अगर कम मिला है तो उसका कुछ कारण है, या तो मृत सदस्य के पिछली सेवा का पूरा ब्यौरा जो है उस समय क्लेम सेटलमेंट करते हुए उनके पास अवेलेबल नहीं था, और अब वो आ गया है और उसका बैलेंस पीएफ कार्यालय में जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो आप एक बार जरूर जो है पीएफ कार्यालय से वार्ता करें कि हमारा कोई पीएफ में कोई बैलेंस तो नहीं रह गया है। यदि कोई बैलेंस रह गया है तो वो जो है आपको पेमेंट हो जाएगी। पीएफ कार्यालय 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखता है। जनसंपर्क अधिकारी से आप संपर्क करें पीएफ कार्यालय से, आपको सूचना प्रॉपर मिलती है, और उनसे बताएं कि आपके जो है मृत कर्मचारी ने कब कब कहाँ सेवा करी थी और ईडीएलआई का पूरा लाभ मिला है या नहीं। और इस गणना के अनुसार भी आप चेक कर लें, पासबुक हो, पासबुक से चेक कर लें। बहुत सारे जो है सेवाएं ईपीएफओ ने दी है। ईपीएफओ की वेबसाइट है www.epfindia.gov.in, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही EPF-IGMS के माध्यम से भी आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, डिटेल मांग सकते हैं, पूरी सेवा का विवरण मांग सकते हैं। तो ये बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। और हमारी जितनी वीडियो हैं आप जो है प्रॉपर देखें तो उससे आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान करने की हमने कोशिश करी है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। अगली वीडियो हमारी और भी बेहतरीन आ रही है, उन वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको सारी ईपीएफओ की समस्याओं के संबंध में समय समय पर वीडियो लाई जा रही है। धन्यवाद।